देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले तो इसमें देखो कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशन है, पहले वो समझ लो कि ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है पार्टिकल, कि पार्टिकल क्या होता है। हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल, और बहुत चीजों में हमने सुना है पार्टिकल, लेकिन एक्चुअली पार्टिकल होता क्या है। तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसका बहुत ही माइन्यूट साइज हो। तो इधर भी वैसे ही डिफाइन करा है कि पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट whose mass is finite but whose size and internal structure can be neglected। उसका मास होगा कुछ ना कुछ, पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, और वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब फिक्स्ड होगा, बट उसका साइज और तुम इंटरनल स्ट्रक्चर नेग्लेक्ट कर सकते हो। साइज क्योंकि बहुत छोटा होगा, पार्टिकल तुम नाम से ही समझ गए होगे कि साइज उसका काफी छोटा होगा, तो तुम उसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट मास को कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम सिस्टम को देखो तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कलेक्शन होगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जो कि म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज कैन बी रिगार्डेड एज अ सिस्टम बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ऐसे अगर कोई एक बॉडी है जिसका कुछ फाइनाइट साइज है, जैसे मान लो ये हैमर है, ठीक है, तो ये हैमर का एक कुछ फाइनाइट साइज है, और इस फाइनाइट साइज में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ये एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, ठीक है। और ऐसे ही करके हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वैसे भी देखा था, जब हम देखते थे कि आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में दो तीन पार्टिकल और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक सिस्टम होता था, ठीक है। तो पार्टिकल क्लियर है, सिस्टम क्लियर है। इसके बाद जो इंटरनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, म्यूचुअल फोर्सेस, जो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे एग्जर्ट करता है अपने ही सिस्टम के अंदर, ठीक है। exerted by the particles of a system on one another are called internal forces। these forces are responsible for holding together the particles as a single object। और एक और चीज, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी एक्सेलेरेशन नहीं आता बॉडी में। जो बॉडी में एक्सेलेरेशन आता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, क्लियर है। ऐसे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाहर से, किसी दूसरे के जरिए, वो कहलाता है एक्सटर्नल फोर्स। और यही एक्सटर्नल फोर्स उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, मतलब एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेंटर ऑफ मास। अब ये नया टॉपिक है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो देखो न्यूटन के जितने भी हमने लॉस पढ़े थे ना, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे के सारे सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल थे, ठीक है। बड़े मासेस पे नहीं लग सकते थे। पर तुमने देखा होगा न्यूमेरिकल में, तो हमने बड़े बड़े मासेस पे भी न्यूटन के लॉ लगाए हुए, हम कार पे लगाते हैं, हम ट्रक पे लगाते हैं, सब पे लगा देते हैं। पर ये ऐसा क्यों है कि उस पे लग जाता है, जबकि ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल था। तो ये इसलिए लग जाता है सेंटर ऑफ मास की वजह से। तो देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास enables us to apply them equally well to the motion of finite और extended objects। क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकाला, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट निकालने की वजह से, जैसे अगर मान लो कोई इतना बड़ा बॉक्स है, तो क्योंकि न्यूटन का लॉ सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस पूरे बॉक्स का, अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो इस पूरे बॉक्स का जो पूरा पूरा वेट होगा वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, या पूरा पूरा मास जो है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। तो हम इस सेंटर वाले पार्टिकल पे हमेशा जो है न्यूटन के लॉ लगाते हैं। जैसे अगर तुम्हें याद हो, तो बॉडी पे अगर हम लिखते थे कि भाई इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमेशा हम सेंटर वाले पॉइंट से लेते थे। सेंटर वाले पॉइंट से क्यों लेते हैं, क्योंकि यही सेंटर ऑफ मास होता है, और न्यूटन के लॉ या कोई भी लॉ सिर्फ पॉइंट पार्टिकल पे लगते हैं, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि इसी सेंटर ऑफ मास पे इसका सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, सारा का सारा मास यही जमा है, तो हम इस पॉइंट पे फिर लगा सकते हैं न्यूटन के लॉज वगैरह। तो सेंटर ऑफ मास का ये जो है कॉन्सेप्ट था, इसका ये जरूरत है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर whole mass of body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion। सेंटर ऑफ मास क्या है बॉडी का, किसी भी सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ऐसा माना जाता है कि सारा का सारा मास जो है बॉडी का वहां पर कंसेंट्रेटेड है, वहीं पर जमा है सारा का सारा मास, ठीक है। और ये किस लिए यूज आता है, तो उसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या उसके मोशन को स्टडी करने के लिए यूज आता है, क्लियर है। इसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन देखो, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move। इसका क्या मतलब हुआ, कि ये तो चलो एक बॉडी की बात हो गई। अगर एक बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एक पॉइंट ऐसा जहां पर उसका सारा मास कंसेंट्रेटेड होगा। लेकिन अगर मान लो दो बॉडीज हैं, या दो पार्टिकल का सिस्टम है, या तीन पार्टिकल का सिस्टम है, तब क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां पर अगर इसका सारा मास कंसेंट्रेटेड हो, इन सबका टोटल मास हो, जैसे इसका मान लो मास m1 है, इसका मास कुछ m2 है, और इसका मास कुछ m3 है, तो मान लो इस पॉइंट पे मास टोटल m हो,
तो जैसे ये सिस्टम मूव करेगा, मान लो इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, तो F लगाने से जैसे ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा, जैसे ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, वैसे ही मूवमेंट ये सेंटर ऑफ मास भी करेगा, जिसपे ये सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, कि तुम इन तीनों पार्टिकल पे जितना फोर्स लगाओगे, इस पूरे इन तीनों पार्टिकल के सिस्टम पे जितना फोर्स लगाओगे, और ये जैसे मूव करेगा वैसे ही ये सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिंगल बॉडी, और ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिंगल बॉडी क्या था, कि जहां पर उसका सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड हो, और पार्टिकल सिस्टम का क्या बोल दिया, कि जैसे सारे पार्टिकल मूव करेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने पे, वैसे ही जो है उसी सेम वे में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक और चीज बोलिए कि इफ अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स passes थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, द बॉडी विल हैव ओनली लीनियर एक्सेलरेशन एंड नो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, कि जैसे ये हैमर है, ठीक है, इस हैमर का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है। अब अगर कोई फोर्स लगता है इस बॉडी पे जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगे, जैसे लगाया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी फोर्स लगेगा तो ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में मूव करेगी, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्ट लग रहा है। खुद सोचो, अगर ऐसे ये हैमर रखा हुआ और तुम इसके बिल्कुल ऐसे यहां पर फोर्स लगाते हो, तो ये पूरा बस ऐसे ही मूव करेगा लीनियरली। ठीक है, ये पूरा लीनियरली मूव करेगा। बट अगर मान लो तुम सेंटर ऑफ मास से कहीं अलग फोर्स लगाते हो किसी अलग पॉइंट पे, जैसे ये सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब तुमने इस पॉइंट पर फोर्स लगा दिया। अब अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यही का यही बना रहेगा, फिक्स रहेगा, और ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। अब इसके पास लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब किसी एंगल पे मूव करेगा। क्लियर है? पहले क्या था कि सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट लग रहा था, लाइन ऑफ फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, तो ये लीनियर मोशन में रहेगा, ऐसे स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, बट अब कहीं और लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहा, किसी और पॉइंट पे लग रहा है, तो इसमें अब एंगुलर मोशन आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन है और इसमें अब एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्लियर है? तो यही जो है, यही कॉन्सेप्ट है रोटेशन का। कोई बॉडी रोटेट कब करती है, जब तुम उसके सेंटर ऑफ मास से किसी अलग जगह पे फोर्स लगाओगे, किसी दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज एक्सप्लेन करी है। अभी आ जाओ सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पर लाई करती है, पर ऐसा हमेशा सही नहीं है। कभी कभी करेगी पर कभी कभी नहीं भी करेगी। देखो, the center of mass of a body is a point where whole mass of the body may be assumed to be concentrated for describing its translatory motion। center of mass क्या होता है, जहां पर सारा का सारा मास तुम्हारा कंसंट्रेटेड है, जिसका हम यूज करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अरे यार, ये पूरा का पूरा शोर आज ही होना था क्या? काम चल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जबकि देखो, ऑन द अदर हैंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस on all the particles of the body acts, that is a point where whole weight may be assumed to act। इसमें क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास तो क्लियर है, जहां पर सारा का सारा मास हमें एज्यूम हो, जहां पर कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट होगा सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, जो कि हर पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर ये कोई बॉडी है तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल होंगे, तो इन सब पार्टिकल्स पे नीचे की तरफ इनका वेट एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो इन सब वेट का जो रिजल्टेंट होगा, इन सब वेट का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट किसी ना किसी एक पॉइंट से लगता हुआ नजर आएगा तुम्हें, और वो जिस पॉइंट पे नजर आएगा तो इस पॉइंट को ही बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर सारे पार्टिकल का, सारे पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उनके ऐसे जो उनका वेट है हर पार्टिकल का, उसका रिजल्टेंट होगा इधर। जैसे हर पार्टिकल है, हर पार्टिकल का अपना वेट होगा नीचे की तरफ। क्लियर है? और हर पार्टिकल का जो अपना वेट होगा नीचे की तरफ, मैं कर दूंगा। हाँ कर, तो हर पार्टिकल का अपना अपना वेट लगेगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ऐसे। क्लियर है? तो हर पार्टिकल के जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट जिस सेंटर पॉइंट पे लगेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जहां सारा का सारा रिजल्टेंट एज्यूम होगा कि यहीं पे लग रहा है। क्लियर है? तो देखो, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सच एज दैट of the earth on a small body,
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास। किसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब किस बॉडी का सेम होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, एक स्मॉल बॉडी का। और वो स्मॉल बॉडी कहाँ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में होनी चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वैरी कर रहा है या बॉडी काफी बड़ी है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है, बट इन द केस ऑफ माउंट एवरेस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अ लिटिल बिलो इट्स सेंटर ऑफ मास बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी भी कर रहा है, जैसे जैसे तुम ऊपर चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है, तो घटता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो यूनिफॉर्म नहीं रही, और बॉडी भी काफी बड़ी है, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तो इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास के बिलो लाई करता है, मतलब अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तो इसके नीचे, हल्का सा नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? अच्छा, हल्का सा नीचे मतलब मैंने यहाँ जैसे फिगर में दिखा दिया, तो ये नहीं कि इतना ही गैप होगा, इतना ही डिस्टेंस होगा, वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पूरे टॉपिक में अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें जो चीज क्लियर होने जैसी थी वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही थी। ठीक है, देखो तो यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो बस यही सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, बाकी तो ऐसे इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आ जाओ, अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम के अब हमें निकालना कैसे, इक्वेशंस क्या बनेंगी या फॉर्मूला क्या होगा निकालने का। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है टू पार्टिकल सिस्टम का। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स P1 एंड P2। तुम्हारे पास दो पार्टिकल है जिनके मासेस कुछ m1 और m2 है और इनका पोजीशन वेक्टर कुछ r1 r2 है विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिन। तो यहाँ पर देख सकते हो xy एक्सिस बनाया हुआ है, ये रहे दो पार्टिकल P1 ये P2 जिनका मास कुछ m1 m2 है और इनका पोजीशन वेक्टर r1 और कुछ r2 है। क्लियर है? तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके लिए यहाँ पर सीधे सीधे इक्वेशन लिखी हुई है, एक्चुअली में तो इस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन है, लेकिन वो डेरिवेशन अभी तुम्हारा करने का मतलब नहीं है, वो डेरिवेशन इधर है, हाँ इधर है, लेकिन ये अभी करने का मतलब नहीं है, सिंपल सिंपल ये कर लो, डेरिवेशन पूछते भी नहीं है इसकी। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखा है, अच्छा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस पॉइंट पर होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो RCM से डिनोट करा है, R मतलब पोजीशन वेक्टर कैपिटल R और CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इस RCM का क्या है फॉर्मूला, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रखने जैसा है। कैसे निकाले, देखो मास का प्रोडक्ट अपने पोजीशन वेक्टर के साथ, तो इस पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट अपने पोजीशन वेक्टर के साथ, इस पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट अपने पोजीशन वेक्टर के साथ अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम, नहीं v नहीं, वेलोसिटी नहीं, पोजीशन वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर है? इसको अगर जैसे सेंटेंस में बोलना हो, लैंग्वेज में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तो देखो इसने बोला है दिस equation shows that the position vector of a system of particles is the weighted average of the position vector of the particles making the system, each particle making a contribution proportional to its mass। के पोजीशन वेक्टर ऑफ अ, यहाँ पे एक चीज और मिस हो गई, दिस शोज दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वो क्या होता है, वो वेटेड एवरेज होता है पोजीशन वेक्टर का। वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर और उसका वेटेड, वेटेड मतलब m से मल्टीप्लाइड, इसका एवरेज होगा, तो एवरेज मतलब अपॉन में फिर टोटल मास से डिवाइड करोगे। क्लियर है? इसलिए बोला है वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर, वेटेड मतलब मास से मल्टीप्लाइड पोजीशन वेक्टर और अपॉन में एवरेज, एवरेज मतलब फिर टोटल मास नीचे रखोगे। तो ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर तीन पार्टिकल हो जाते तब क्या हो जाता, तो तब एक और यहाँ पर जुड़ जाता m3 r3 और नीचे एक और जुड़ जाता प्लस m3। क्लियर है? ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते तो n बार जुड़ता चला जाता। फॉर्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर अपॉन में टोटल मास। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला था याद रखने जैसे, इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इजी इजी रहते हैं इसको। ये आपने खरीदा क्या? ये क्यों खरीदा, यही लिखने के लिए। हाँ वैसे लिख नहीं पाऊंगा ना, अरे ऑनलाइन क्लास होती है ना मेरी तो इसलिए। देखो इसके बाद बोला है वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, अब तुम यहाँ से अगर देखो m1 m2 को इधर मूव करते हो, देखो इस m1 m2 को इस साइड लेकर जाते हो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, तो ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, m1 प्लस m2 rcm इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2, यानी कि
the product of the total mass of the system and the position vector of its center of mass is equal to the sum of products of individual masses and their respective position vector. तरीके से देखो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या बोला है यहाँ पे कि सम ऑफ द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, और टोटल मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो टोटल मास का जो मल्टीप्लिकेशन होगा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के साथ वो इक्वल होगा इंडिविजुअल मासेस के सम और उनका उनके प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के साथ। समझ में आई बात। जैसे अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो उसका टोटल मास जो है m1 प्लस m2 हो गया, इसको इसके पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर तो भाई सेंटर ऑफ मास का होगा क्योंकि ये तो सारा का सारा मास है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा RCM और ये इक्वल होगा इंडिविजुअल मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर के सम के। तो इंडिविजुअल मास हो गया m1 मल्टीप्लाइड बाय इसका पोजीशन वेक्टर R1 प्लस m2 R2, ठीक है ना। और क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो इधर भी एरो लगा दिया वेक्टर वाला। क्लियर है, ये बात समझ में आई। फॉर्मूला वैसे तो इधर से याद रह जाएगा, उसका तो बस फिर इधर ला के रखा है ना। हाँ बस, हाँ ऐसे ही वो करा है। अब इसमें एक स्पेशल केस दे दिया कि अगर मान लो m1 m2 के बराबर हो तो उसे m बोल सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो इधर से देखो m1 अगर m2 के बराबर होगा तो तुम m कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा सिर्फ R1 प्लस R2, और जब m कॉमन ले लिया तो इधर भी m1 प्लस m2 जो है ये 2m आ जाएगा, है ना। तो ये m से m कट जाएगा और ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 इधर चला जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास का तब फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, जब मास दोनों के बराबर हो। नहीं आया कुछ समझ। हाँ क्या रेडियस से डिवाइड कर दिया, रेडियस नहीं है ये पोजीशन वेक्टर है। आर से रेडियस मत समझना, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो मासेस का सेम, अगर सॉरी दो पार्टिकल का सेम मास है तो उनका सेंटर ऑफ मास जो है कहां लाई करेगा, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। कि अगर मान लो ये दो मासेस है जिनका, दो पार्टिकल जिनका सेम मास है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन के एकदम सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल बीचों बीच। अगर तुम्हारे पास मान लो एक डंबल है या कोई भी एक ऐसा पार्टिकल सिस्टम है जो कि एक रॉड से कनेक्टेड है और दोनों साइड इक्वल मास है, अगर तुम्हें इसे बैलेंस करना है तो बिल्कुल सेंटर में पकड़ोगे ना तभी बैलेंस होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बताने को बोल दे तब क्या करोगे, अगर तुम्हें दो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दे दिए कि भाई पहले पार्टिकल x1 y1 कोऑर्डिनेट पे, दूसरा पार्टिकल x2 y2 कोऑर्डिनेट पे है, तो बता दो उनके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट मतलब xy पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दे दिया था ना, यहाँ पर तो पोजीशन वेक्टर r1 r2 ऐसे करके दे दिया और तुमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया सी का, तो वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब कैसे होगा, क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर देखो किसके इक्वल होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 टोटल मास, है ना, वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और अब मान लो अगर तुम्हें बोल दिया कि मान लो दो पार्टिकल किसी x1 y1 और x2 y2 पोजीशन पर है, तब उनका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, तो तब उनका सेंटर ऑफ मास के लिए भी देखो सेम चीज है, इधर हम r निकाल रहे थे इधर हम x निकालेंगे, और वो उधर m1 r1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ x पोजीशन निकाल रहे सेंटर ऑफ मास का, हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, उसके भी तो कोऑर्डिनेट दो निकलेंगे, एक x निकलेगा एक y निकलेगा, है कि नहीं। दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक x निकलेगा एक y निकलेगा, तो x वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, बस इस r को बदल दिया है x से, है कि नहीं, इस y इधर y को बदल दिया है, r को बदल दिया y से, और फॉर्मूला ये बन गया। तो ये फॉर्मूला तो भाई याद रह जाना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, क्लियर है, ये तो फॉर्मूला याद कर लेना वही बेटर है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ ये जो हमने ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर ली ना, m1 प्लस r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, इस इक्वेशन का ये पूरा डेरिवेशन है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा फाइनली आके इधर यहाँ पर डिराइव करा है। तो ये डेरिवेशन फिलहाल करेंगे नहीं या कर ले, वैसे तो ये रहेगा नहीं, अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। ये नए सिलेबस से या एक बार चेक करना बुक में। तो देखो ये तुम्हारा डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी नहीं है तो कोई सेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब टू पार्टिकल सिस्टम का तो देख लिया हमने सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अब दे दिया अगर n पार्टिकल्स हो तब क्या होगा सेंटर ऑफ मास।
तो n पार्टिकल्स होंगे तो सबके m1 m2 जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 mn इन सबका अपना अपना पोजीशन वेक्टर हो गया r1 r2 rn, है ना। और फिर इसका सेंटर ऑफ मास का हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया rcm। अब हमें rcm पता करना है, तो अगर n पार्टिकल होगा तो मैंने क्या बोला था कि कैसी इक्वेशन बनेगी, ये देखो mn rn तक अपॉन में पूरे टोटल मास का सम m1 प्लस m2 mn तक। क्लियर है। और इसे अगर थोड़ा सा मैथ्स अगर अच्छी होगी 9th में देखा होगा ध्यान से, तो सिग्मा लगा के एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इधर देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, सिग्मा कैसे लगाना होता है, ये m1 r1 है, ये m2 r2 है, ये mn rn है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज कर रहा है, ये 1 चेंज कर रहा है इसके साथ साथ, और ये 1, ये इधर 2 हो गया, ये इधर 2 हो गया, इधर n हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे, m i r i लिख दो और इधर सिग्मा लगा दो। और सिग्मा में क्या बोलेंगे कि i 0 से लेकर, सॉरी 1 से शुरू कर रहे हैं ना, तो i जो है 1 से शुरू करके कहां तक ले जाना है, n तक लेके जाना है, ये तो स्टैटिस्टिक्स है ना। का हाँ स्टैटिस्टिक्स में था ये 10th शायद क्लास में। सिग्मा ये वाला फॉर्मूला बताया नहीं कर पा दिया। अच्छा, तो सिग्मा कुछ नहीं, समेशन होता है बस, समझ में आया भी कैसे लिखते हैं इसे। और अपॉन में सब मासेस का सम है m1 m2 mn तक, तो इधर m i करके लिख दो वापस से, और इधर भी सिग्मा लगा दो कि भाई i इज इक्वल्स टू 1 से लेके शुरू होगा और n तक खत्म होगा। क्लियर है, आ जाएगा, समझ में आया लिखते कैसे हैं, नहीं आया, एक बार और बताऊं। देखो ऊपर तुम m1 r1 m2 r2 ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पर क्या क्या चीज चेंज हो रही है, ये वाली चीजें चेंज हो रही है ना। तो जो चीजें चेंज हो रही है हम उसकी जगह पर कोई एक इनिशियल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। तो इधर लिख दिया मैंने m लिख दिया, इधर r लिख दिया, और इनकी जगह पर जो चीजें चेंज हो रही थी तो मैंने, अच्छा ये देखो इधर 1 है तो इधर भी 1 है, r के पास भी इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तो यानी कि एक ही वेरिएबल से मेरा काम चल जाएगा, जो इधर वैल्यू होगी i की वही वैल्यू इधर भी होगी। और अब मैंने इधर सिग्मा लगा दिया, और सिग्मा लगाने के बाद देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है n तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। हाँ वैसे समझ सकते हो लोअर लिमिट अपर लिमिट, पर यहाँ i से शुरू होगा और n तक जाएगा। नीचे मासेस देखो m1 m2 mn तक जा रहा है, तो इधर m से शुरू कर रहे हो n तक जा रहा है, मतलब इधर ये वाली चीज चेंज हो रही है, तो इधर एक और वेरिएबल लगा देंगे, तो यहाँ पर m i और लगा दो, और यहाँ पर भी सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 से n तक। क्लियर है। इसके बाद इसको, क्योंकि ये तो टोटल मास होगा इसका, तो टोटल मास को m बोल दिया है, और ऊपर ये फॉर्मूला एज इट इज रहने दिया है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, जब तुम्हारे बहुत सारे पार्टिकल्स हो, वैसे तो ये मैंने उधर ही बता दिया था ऊपर। अच्छा, इसमें भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 mn xn तक होगा, है ना। और यहाँ पर फिर सिग्मा, इधर देखो इन्होंने छोटा शॉर्ट में लिख दिया है, इधर सिग्मा के बाद इधर m i x i करके ऐसे नहीं दिखाया है, तुम चाहो तो दिखा सकते हो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसा मत समझना कि इधर से इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ अलग नहीं करा है, यही चीज को बस इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। और अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास को इन्होंने कैपिटल M बोल दिया, ये भी चीज ऐसे ही लिख दी है। ठीक है, क्या कर रहे हो गया, कर ही रहोगे 4 चैप्टर यही समझ रहे हो, नहीं आया समझ। अच्छा, ऐसे ही, क्योंकि अगर देखो अगर वो 3 एक्सिस सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस में है, तो फिर एक्स के लिए भी एक इक्वेशन बनेगी, वाई के लिए भी, और एक इक्वेशन जेड के लिए भी बनेगी। क्लियर है, और ऐसे करके ये तीनों इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सेंटर ऑफ मास, अगर मान लो उस सिस्टम पर कुछ अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास ढेर सारे पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उन सबका मास कुछ m1 m2 m3 mn तक है, और इन सब पार्टिकल्स पे अलग अलग फोर्सेस f1 f2 f3 fn तक जो है कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो मान लो कि टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसे f डॉट बोल दिया, तो ये f डॉट पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, उन सबका रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर सम हो गया। तो इस पूरे सिस्टम का जो हमें पता है एक्सेलेरेशन जो होता है पूरे सिस्टम का, वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो उस पूरे सिस्टम का जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन आ जाएगा, उसे बोल दिया ACM। अच्छा, ये जो एक्सेलेरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का होगा, क्योंकि हमने टोटल फोर्स लिया है ना, तो टोटल फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम का सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई किसी भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कोई भी, तो ये जो है कुछ एक्सेलेरेशन ए के साथ मूव करेगा। लेकिन अब हमें पता है कि भाई ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये हम क्या मानते हैं, कहां पर लग रहा है, कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो यानी कि ये जो एक्सेलेरेशन आता है, ये एक्सेलेरेशन भी किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है। ये बात अब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, cos 0 1 0, ठीक है,
हाँ cos 90 0 होता है तभी तो तुम्हारा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट में cos थीटा 90 0 हो जाता है। नॉट डिफाइंड में नहीं आता साइन कॉस में, नॉट डिफाइंड टैन और कॉट में आएगा। ठीक है तो यहाँ पर कहाँ तो अभी देखो हमने पढ़ा है ना कि भाई फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास वो टोटल मास होगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा और ये इक्वल होगा टोटल फोर्स के। टोटल फोर्स मतलब एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कुछ ना कुछ। अभी तक हम सिंपल इक्वेशन बनाते आए हैं कि भाई एफ इक्वल्स टू एम ए, बट अब हमें पता है कि ये जो भाई एफ लगता है ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो मास होता है ये टोटल सिस्टम का मास होता है कैपिटल एम। कैपिटल एम नहीं तो स्मॉल एम भी चलेगा अगर एक पार्टिकल है, लेकिन हम जनरली एक पार्टिकल में लगाते थे तो हम ये सिंपल एम लिख देते थे, बट अगर मेनी पार्टिकल सिस्टम है तो उधर कैपिटल एम आ जाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन होगा अब हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का अलग अलग नहीं, या फिर किसी भी सिस्टम पूरे बॉडी का नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास के उस बॉडी का। ठीक है तो अब हमने थोड़ा सा फॉर्मूले को नया कर दिया है ना, बदल के लिखा है, और एम ए सी एम इज इक्वल्स टू एफ टोटल। क्लियर। ऐसे यहां पर अब तुम थोड़ा सा आगे देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन तुम्हें पता है पोजीशन का डबल डेरिवेटिव होता है कि एक बार भाई x को अगर डेरिवेट कर दिया तो v आ जाता है, एक बार v को डेरिवेट कर दिया तो फिर एक्सेलरेशन a आ जाता है। पोजीशन को एक बार डेरिवेट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेट किया तो एक्सेलरेशन, यानी कि x को दो बार डेरिवेट कर दो, x को दो बार डेरिवेट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। और एक बार जब डेरिवेट करते हैं तो dx बाई dt लिखते हैं, जब दूसरी बार करते हैं ना तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है। डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे करते हैं, मैथ्स तो है नहीं तुम्हारे पास, पर कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि डेरिवेशन को मैंने ये शायद लिखा भी हुआ है जब चैप्टर 3 करा हुआ है, तो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है तो इधर देखो x क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का, डिस्प्लेसमेंट उसका, तो उसका देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, वही चीज लिखी हुई है बस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, the equation 3 shows that the center of mass of the system moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point and the total external force acts on this point only। तुम्हें थर्ड इक्वेशन से पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी पे या पूरा का पूरा सिस्टम कैसे मूव करता है, वो ऐसे कुछ मूव करता है कि पूरा का पूरा जो उसका नेट फोर्स है, टोटल फोर्स जो है, वो सारा का सारा कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है खाली। ठीक है तो इधर से भी प्रूव होता है कि भाई सेंटर ऑफ मास पे ही हम लगाते हैं फोर्स, और जैसे वो मूव करेगा वैसे ही पूरी बॉडी का मोशन होता है, उसी पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर देखो दो चीजें होती हैं, एक डिस्क्रीट मास होता है, एक कंटिन्यूअस मास होता है। डिस्क्रीट मास क्या हो गया कि एक सिस्टम है तुम्हारे पास, उस सिस्टम में कुछ अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ये डिस्क्रीट मास है, अलग अलग मास है, ये m1 हो गया, ये m2, ये m3 ऐसे करके। बट अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस मास है, कंटिन्यूअस मास मतलब पूरी एक कोई बॉडी है, इस बॉडी में हर जगह पार्टिकल्स होंगे, ये पूरा मास है इसमें, है ना, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो नोट इन केस ऑफ द बॉडी विद अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे बॉडी हल्की है कहीं पे बॉडी भारी है, शेप बिल्कुल सेम है, जैसे क्यूबॉइड है पूरा, लेकिन इधर के एरिया में ज्यादा डेंसिटी है और इधर के एरिया में कम डेंसिटी है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर मास, तब तुम क्या करोगे कि mx को जो है यहाँ पर तुम सिग्मा का यूज करते थे, देखो सिग्मा का यूज हम तब करते हैं जब अलग अलग पॉइंट्स हो, जब डिस्क्रीट हो चीजें, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हो, अलग अलग पार्टिकल्स हो ढेर सारे, लेकिन इंटीग्रेशन का हम यूज कब करते हैं, जब चीजें कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है तो अगर तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस मास है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तब तुम क्या फॉर्मूला कर दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे, जैसे यहाँ पर जहां पर सिग्मा था, यहाँ पर तुम इंटीग्रेशन लगा दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो वही काम करा है, जैसे सिग्मा एम एक्स एम वाई निकालोगे तो यहाँ पर देखो एम एक्स निकाला, तो सिग्मा एम एक्स नहीं बल्कि उसे क्या लिखोगे, एक्स डी एम, इंटीग्रेशन, डीएम क्यों लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी ऐसी क्वांटिटी का जो कि डिफरेंशिएबल होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, टूटी हुई होती है, तो यहाँ पर टूटा हुआ मास होगा। ठीक है इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम लिखा है। ऐसे ही वाई के लिए लिख दोगे तो वाई डीएम लिख दोगे, जेड के लिए जेड डीएम लिख दोगे, फिर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने पर आओगे तो जैसे यहाँ पर तुम देखो एक्सीएम का क्या लिखते थे, सिग्मा ऑफ एम एक्स बाई एम, ऐसे करके लिखते थे ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिग्मा की जगह पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, एक्स अंदर रह जाएगा,
इसके साथ साथ मास टूट के डीएम बन जाएगा, ये वाला मास डीएम बन जाएगा, ये वाला एक्स अंदर रह जाएगा और ये वाला मास तो देखो कांस्टेंट रहेगा, टोटल सिस्टम का मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। ये एक्स मैंने क्यों अंदर रखा है इस डीएम के साथ, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हर मास के साथ, बदलते हुए मास के साथ ये एक्स भी तो बदलेगा, उसका पोजीशन भी तो बदलेगा। अब जैसे इतनी बड़ी बॉडी है तो इतनी बड़ी बॉडी में कोई मास यहाँ पर है, कोई मास यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो इन सबका एक्स भी तो अलग अलग है, पोजीशन भी तो अलग अलग है, इसीलिए एक्स को भी अंदर रखा है। ऐसे ही y के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm, m बाहर आ जाएगा 1/m ऐसे करके। और सेंटर ऑफ मास के लिए तुम इक्वेशन लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास के लिए 1/m इंटीग्रेशन r dm, वहां पर सिग्मा लिखते थे, यहाँ पर देखो सिग्मा है, सिग्मा m r अपॉन में m है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सिग्मा का इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये 1/m तो बाहर आ जाएगा, है ना, और इधर m r है तो m r है तो r को तो एज इट इज लिख देंगे और m को dm करके लिखेंगे, क्योंकि r देखो r चेंजिंग वेरिएबल है बट वो हर पोजीशन के लिए अलग अलग होगा, वो कोई अलग से चेंज नहीं कर रहा है, जबकि ये जो मास है वो डिफरेंशिएबल है, इधर कंटीन्यूअस मास है तो हमने एक छोटा सा मास लिया है डीएम, लेकिन उसका जो पोजीशन होगा वो तो पोजीशन आर ही होगा ना, उसका पोजीशन छोटा सा कुछ थोड़ी होगा। जैसे अगर ये मैंने पूरी बॉडी का एक छोटा सा मास इस वाले पार्ट का डीएम ले लिया तो इस डीएम का जो आर है वो कोई छोटा थोड़ी होगा, वो तो फिक्स्ड होगा ना, ठीक है, तो इसलिए छोटी क्वांटिटी का हम डी करके लिखते हैं ना, तो बाकी ये चीज ऐसी एज इट इज रहेगी। और अगर मान लो इफ वी चूज द सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स वाई जेड वाला, ठीक है, और इसमें तुमने तुम्हारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो ही होगा, 0 0 0, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर ही जीरो हो गया। हाँ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकल के उस पॉइंट तक जाता है, ओरिजिन से निकल के ओरिजिन पे ही रहेगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, तो यहीं पे रह जाएगा ना, तो पोजीशन वेक्टर तो इसका जीरो हो गया सेंटर ऑफ मास का, क्लियर है। हाँ, इसके बाद देखो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, ये सब बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता था, कि इसमें बोल दिया देखो सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स F टोटल एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मास कैपिटल M एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ACM इन सेंटर ऑफ मास, देन तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा संभल के लिखना है इक्वेशन, फोर्स को टोटल फोर्स लिखना है, मास को कैपिटल M करके लिखना है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, क्लियर है, क्योंकि हाँ काटेंगे, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे MA करके लिख दोगे तो भाई A नहीं लिखना है, ACM लिखना है, टोटल पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो कैपिटल M करके लिखना है, ऐसे करके चीजें लिखनी पड़ेंगी अब, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद अब देखो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो F टोटल अगर तुम जीरो रख देते हो तो ये पूरा इधर जीरो आ जाएगा, और मास तो देखो मास तो जीरो हो नहीं सकता, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये चीज अगर जीरो है तो किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो क्वांटिटी तुम्हारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगी, ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूव करा हमने, वही चीज प्रूव करी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसके बाद बोला है कि भाई पोजीशन वेक्टर का किसी भी टाइम t पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा किसी भी टाइम t पर, वो कैसे दोगे, तो अगर मान लो सेंटर ऑफ मास जो है, देखो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कोई लग नहीं रही, एक्सेलरेशन तो जीरो थी, तो एक्सेलरेशन जीरो थी मतलब वो कैसे सिंपल फॉर्मूला फॉलो करेगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सिंपल फॉर्मूलाज फॉलो होते हैं, अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है तब फिर तुम वो जो तीन इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at और वो तीनों इक्वेशन यूज करोगे, बट इधर तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया था, मतलब अभी तुम सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला आएगा स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो पोजीशन वेक्टर जो होगा सेंटर ऑफ मास का किसी भी टाइम t पर, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और प्लस में एक और क्वांटिटी लिखी है RCM एट जीरो, कि जब टाइम जीरो हो रहा था इनिशियली वो कहां पर था, क्योंकि अगर इनिशियली मान लो वो जीरो पर था तब तो ठीक है, तुम्हारा मान लो कुछ टाइम t के बाद इस पोजीशन पर पहुंच गया तो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पर पोजीशन हो गई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उस हिसाब से डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम, बट अगर मान लो वो पार्टिकल ओरिजिन से कुछ ऑलरेडी आगे था, मान लो वो ऑलरेडी कुछ यहाँ पर था, उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट करा, तो अब टी टाइम में वो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा s इंटू टी करके, है ना, लेकिन उसका तुम पोजीशन बताओगे तो पोजीशन तो बिल्कुल ओरिजिन से बताओगे ना, तो ओरिजिन से बताने के लिए इतना अभी तो ऐड करोगे, इतना बिना ऐड किए बस तुम ये कैसे बोल दोगे, है कि नहीं,
तो इतना जो ऐड करोगे तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, तो उस इनिशियल पोजीशन को RCM एट 0 करके डिनोट किया है। 0 बोल दिया क्योंकि वो पार्टिकल पहले 0 पर था। लेकिन अगर मान लो मेरा पार्टिकल कुछ आगे यहाँ पर होगा, कुछ सपोज करो x पोजीशन पर, तो मैं यहाँ पर फिर RCM एट x लिखूंगा कि मान लो मेरा पार्टिकल पहले ही 2 मीटर आगे था और अब वो t टाइम में कुछ 5 मीटर और आगे चला गया, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर आया वो टोटल 7 मीटर आएगा। 5 मीटर ये v इंटू टी करके प्लस करेंगे और प्लस 2 मीटर जो इनिशियली था जितना, क्लियर है कि नहीं है, उतना करके आएगा पूरा 7 मीटर। तो इसलिए ऐसे इक्वेशन बनाई है। हाँ तो टोटल 7 बनेगा ना, तो ये चीज ऐसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, बस ये लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद खत्म। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कुछ n पार्टिकल्स है जिनका कुछ मास वापस से m1 mn तक है, उनके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं fn तक, इन सबका कुछ ना कुछ अपना अलग अलग एक्सेलरेशन होगा a1 से लेकर an तक। अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, अगर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, जब भी हम देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह निकालते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स को 0 रखते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा फिर तो मोमेंटम कंजर्व कहाँ रहेगी। तो F टोटल 0 रखा है, यानी कि F1 प्लस Fn तक पूरा 0 होगा, यानी कि M1 A1 प्लस M2 AN ये पूरा 0 होगा। और M1 A1 और A2 वगैरह को क्या लिख सकते हो, M1 dv1 by dt लिख सकते हो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, जो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी होगा d1 सॉरी v1, उसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन a1, है कि नहीं, dv by dt लिखा है बस, और कुछ नया नहीं लिखा है। ऐसे इसका dv2 by dt लिखा है, ये करके पूरा लिख देंगे। अब इसमें से देखो पूरा d by dt अगर मैं कॉमन ले लूं तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन है ये m1 v1 m2 v2 इस पूरे का। और वापस से वही बात कि अगर किसी का एक नहीं SLR वो डाल रखी है पूरी पूरी, उसमें वो टेबल पढ़ लो, एक मेन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा या कहीं, ये एसएल में भी मिल जाएगा, जो पैराडाई और फेरो का है, वो बड़े तरीके से पढ़ लेना, 12-15 पॉइंट है, वो सारे एक बार देख लेना। तो वापस से 4 हो गया, ठीक है, 5 की वो टेबल पढ़ लो, 5 की टेबल इंपॉर्टेंट है। तो अब वापस से देखो किसी चीज का अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब तुम इसे ध्यान से देखो जरा, तो m1 v1 p1 होगा, m2 v2 p2 होगा, ऐसे करके pn, मतलब पूरा का पूरा टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। बस इतनी बात बोली है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आ जाओ कि पोजीशन वेक्टर किसी भी सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम का क्या होगा, तो ये चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसका RCM अगर तुम निकालते जाओगे तो इस m को टोटल कैपिटल M लिख सकते हो, तो ये 1/m ब्रैकेट में ये चीज रह जाएगी। अब दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दो, तो इसको भी डिवाइड करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये drcm/dt हो जाएगा, और ये अंदर 1/m तो कांस्टेंट है, अंदर वाले को सबको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास तो देखो डेरिवेट नहीं होगा, r पोजीशन वेक्टर डेरिवेट होता चला जाएगा, और पोजीशन वेक्टर डेरिवेट होके क्या बनेगा, v बन जाएगा वेलोसिटी, तो ये पूरी चीज आ जाएगी। और ये पूरा क्या था, ये पूरा p था मोमेंटम, तो इस पूरे को p1 p2 pn p लिख सकते हो, यानी कि, और इधर क्या आ जाएगा, r को अगर तुम डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो r मतलब पोजीशन ही तो है, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देगा, तो ये वेलोसिटी आ गया। लेकिन वेलोसिटी किसका, क्योंकि तुमने किसका पोजीशन वेक्टर डेरिवेट किया, सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का, इधर 1/m p आ जाएगा। अब तुम इधर से भी देख सकते हो कि p इज इक्वल्स टू mv, देखो मोमेंटम का ही फॉर्मूला निकाला है, लेकिन अलग तरीके से निकाला है, सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में निकाला है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास, लेकिन ये मास किसका, सेंटर ऑफ मास है, ये भी कैपिटल M टोटल मास है, तो वेलोसिटी किसका निकलेगा, सेंटर ऑफ मास का निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ cm, क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम का भी हमने फॉर्मूला निकाल दिया कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा। बाकी देखो यहाँ पर सारे फॉर्मुलाज लिखे हैं तुम्हारे, ये RCM का पहला फॉर्मूला था, ये था 2 पार्टिकल सिस्टम का, उसके बाद ये XYZ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले हैं, अगर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो तब ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का भी फॉर्मूला कुछ कुछ देखो सेम है, जैसे पोजीशन का था, मास मल्टीप्लाइड बाय उधर पोजीशन होता था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता था, पोजीशन वेक्टर तो उधर r1 लिखते थे, इधर r2 लिखते थे, लेकिन इधर वेलोसिटी है तो v1 लिखेंगे, v2 लिखेंगे अपॉन में m1 प्लस m2, है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए बहुत हुआ, अब इस चैप्टर में से जिनका पेपर है भाई अगर आगे आए भी तो छोड़ देना, अपना रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा, कोई फायदा नहीं है ये सब करके, मतलब फायदा तो है, जिन्हें भेजूंगा अभी, तो फायदा तो है, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना समझने का, तुम इतने में ही आज खोए रह जाओगे, रिवाइज कर लेना, बेटर है 6 चैप्टर कर लो तरीके से,
और इसको छोड़ दो, इतनी टेंशन मत लो, बाकी के 6-5 चैप्टर अच्छे से कर लो।